सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और हमारी जो जीए की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ एमसीक्यूज़ को लेके आया हूँ। बेसिकली उसमें एमसीक्यू नहीं थे, केवल हम लोग कंटेंट को डिस्कस कर रहे थे, जो न्यूज़ वगैरह थी उनको हम कवर कर रहे थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जीए प्लस स्टैटिक, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक वाला जो पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस में, जो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे कि एनआईसीएल है, एनआईएसीएल है, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, पूछा गया विच स्टेट एमर्ज एज द टॉप मेडल विनर। ठीक है, कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, कौन से में? तो खेलो इंडिया यूथ गेम। पहली बात तो कौन से नंबर का था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इट वॉज सिक्स, छठवा मतलब सिक्स नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम अभी ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर किया गया? दैट वाज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई वगैरह में चार अलग अलग प्लेसेस में इसको वो किया गया था। ठीक है, मतलब अभी मनाया गया था। कौन सी जगह पर? तो आपको स्टेट याद रखना है, दैट वाज तमिलनाडु। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया टॉप परफॉर्मर, कौन से स्टेट ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है। सो यहाँ पर महाराष्ट्र ने टॉप, मतलब टेबल में टॉप किया हुआ है, सबसे ज़्यादा मेडल्स वगैरह जीते हैं। किसके अंदर? तो खेलो इंडिया यूथ गेम, जो छठवा इस साल सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु में इसको हेल्ड किया गया था। ठीक है, पहली बार कहाँ पर हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुए थे? दैट वाज इन न्यू दिल्ली। 2018 में कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला वाला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था 2018 में। और ये जो था ये सिक्स्थ था। कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में ज़्यादातर जो इवेंट थे वो होस्ट किए गए। उसके अलावा टॉप परफॉर्मर कौन रहा था? तो टॉप परफॉर्मर हमारा रहा था महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि मैस्कट क्या था। ठीक है, मैस्कट पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको आंसर करना है। ठीक है, कि इसकी मैस्कट कौन थी, तो यहाँ पर आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, शायद आप याद कर पाओ। तो ये मैस्कट है। ठीक है, वीरा मंगई, इसकी जो मैस्कट थी वो कौन थी? वीरा मंगई, वी डबल ए आर। ठीक है, वीरा, VEERA, वीरा मंगई। ठीक है, MANGAI। ठीक है, ये इनकी मैस्कट का नाम था। तो मैस्कट पर कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सिक्स्थ खेलो इंडिया यूथ गेम की मैस्कट कौन थी? वीरा मंगई। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। टॉप परफॉर्मर कौन रहे? तो महाराष्ट्र है। और कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है वो इसको क्या कराती है? होस्ट करती है। कब से कब तक हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ था 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 2024 को। ठीक है, चलते हैं आगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। IRDAI का आपसे पूछा गया है कि कौन जो यहाँ पर क्या अध्यक्ष हैं। ठीक है, वो इज द चेयरमैन ऑफ IRDAI। तो बता दीजिए भाई कौन इसके चेयरमैन है? सुभाष चंद्र कुंतिया है, TS विजयन है, जी श्रीनिवासन है, श्री देवाशीष पांडा है, या फिर गिरिजा कुमार है? तो कौन यहाँ पर इसके क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो IRDAI की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्या रेगुलेटरी बॉडी है, क्या है ये चीज़? तो देखो 1999 में एक एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1999 का एक एक्ट था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म का भी पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर जो ये फुल फॉर्म बन रहा है, इसमें डी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। तो आपको नाम इस तरह की जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उनके फुल फॉर्म एटलीस्ट पूरे आपको याद होने चाहिए। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा हैदराबाद में। कहाँ पर है भाई? हैदराबाद में। ठीक है, अगर हम हैदराबाद को देखें तो हिस्ट्री में इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1591, 1591 में इस्टेब्लिश किया गया था। कौन, किसके द्वारा? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मोहम्मद कुली, ठीक है, कुतुब शाह, ये आपको नाम भी याद रखना है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जो हैदराबाद सिटी, ठीक है, अहमदाबाद भरा रहा है, हैदराबाद जो नगर है उसकी स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में की थी। अब वापस से आ जाते हैं, IRDAI कौन है, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हो गया, चलो। आप क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? 2024 में जो वेटलैंड डे आयोजित किया गया उसकी थीम क्या थी? सबसे पहले वेटलैंड्स को डे कब आयोजित किया जाता है, कौन सी तारीख को? तो वो आपको याद रखना है, 2 फेब को इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है।
2021 में पहली बार यूएन ने इसको क्या किया था, एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करने के जो फाइनल प्रस्ताव होता है उसको क्या दिया था, मंजूरी दी थी, उसको माना था, ठीक है, अप्रूव किया था। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 Feb को मनाया जाता है, 2021 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार की इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1971 में 1971 में क्या होता है, देयर वॉज अ कॉन्फ्रेंस इन दी रामसर, ठीक है, रामसर एक जगह है, कहाँ पर, दैट इज इन ईरान। ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन होती है, कॉन्फ्रेंस होती है इन 1971 रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ दी वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स है उनके कंजर्वेशन के रिगार्ड में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है 1971 में, ठीक है, जिसमें कुछ बातें होती हैं कि जो वेटलैंड्स उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी बातें होती हैं। उसको चलते उसके मद्देनज़र 1975 में एक कॉन्फ्रेंस, मतलब एक आप रामसर कन्वेंशन आता है, ठीक है, एक कन्वेंशन लेकर आती है जिसको यूनेस्को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। 1975 में वो कन्वेंशन आ जाती है। फिर 1982 में, ठीक है, 1982 में इंडिया फाइनली उस कन्वेंशन को क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1982 में इंडिया ने रामसर कन्वेंशन जो है उस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का पहला वेटलैंड्स कौन सा था, ठीक है, भारत का अगर पहला वेटलैंड पूछा जाए तो आपको आंसर कर देना है दैट वाज चिल्का लेक, ठीक है। चिल्का जो है हमारा उड़ीसा में पड़ता है, वो भारत का पहला वेटलैंड साइट था, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, रामसर साइट थी, ठीक है। चलते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी है, नंबर यहाँ पर नहीं डाले मैंने, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन है, डोंट वरी। इसका आंसर करो। इसरो ने लॉन्च किया है हाल ही में आदित्य L1 मिशन को, ठीक है। कब लॉन्च किया था, तो सितंबर में किया था, सितंबर 2023 में, ठीक है। और ये जैन, ठीक है, 7 जैन को, 07 यहाँ लिख लो, 7 जैन 2024 को ये अपनी जो ऑर्बिट थी, यानी L1 जो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है वहाँ पर क्या हो गया था, स्टैब्लिश हो गया था, स्थित हो गया था, ठीक है। यहाँ पूछा गया था कि इस मिशन को हेड किसने किया था। पहले तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, निगार साजी जो हैं इन्होंने इसको हेड किया था। मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, निगार साजी जी ने इसको क्या किया था, हेड किया था। अब बात करते हैं ये L1 क्या है, ठीक है, L1 क्या है और आदित्य L1 एक्चुअली में करेगा क्या। तो पहली बात तो जो हमारा सन होता है, ठीक है, एक हमारा ये बड़ा सा हम सन ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, और इसकी छोटी सी जगह, छोटा सा पिद्दू सा हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो हम सबको पता है अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं पे भी प्लेस कर लें, मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे, तो ये एक जगह ऐसी होगी, मतलब आप मान सकते हो कहीं, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा हो, और अगर हम यहाँ करते तो यहाँ पर अर्थ का ज़्यादा होगा। तो ऐसे में ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए इसको बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्ट करना पड़ेगा, इससे फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, तभी वो अपनी ऑर्बिट में रहेगा, अदरवाइज ग्रेविटेशनल पुल उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ घसीट लेगा। तो अब ये एक चैलेंज होता था, तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ना जगह ढूंढनी शुरू की कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे, मतलब जो जो भी जगह, उस जगह पर कुछ भी अगर छोड़ोगे तो ग्रेविटेशनल पुल उसको अपनी तरफ नहीं घसीट पाएगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। तो उन्होंने जब वो जगह ढूंढी तो ऐसी 5 जगह निकल कर आई जिसको हम L1, मतलब जिसको हम L कहते हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। तो उन 5 जगह को नाम दे दिया गया L1, L2, L3, L4 और L5। तो L1, L2 ये सब वो जगह होती है जहाँ पर सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो क्या कर देता है, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है, ठीक है। ये बात आपको बस पता होनी चाहिए। अब आदित्य L1 की अगर हम बात करें, व्हाट इज आदित्य L1, तो देखो आदित्य L1 सीधी सीधी बात है, आदित्य को अगर आपको सिनोनियम्स आते हैं तो आदित्य इज दी सिनोनियम ऑफ, मतलब हिंदी में ये पर्यायवाची है किसका, सन का, ठीक है। तो सन की स्टडी से रिलेटेड है बेसिकली। जो सन जो कोरोनल मास इजेक्शन करता है बहुत तेज़ी से, जो सोलर मास इजेक्शन करता है बहुत तेज़ी से, इसके कोरोना, मतलब इसकी जो आउटर लेयर होती है कोरोना उसको कहते हैं, ठीक है। कोरोना सिर्फ वही नहीं है, बीमारी नहीं है, कोरोना सन के बाहर वाला वो जगह होती है जहाँ पर उसका जो सरफेस एटमॉस्फेयर, जो सरफेस टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से कोरोनल मास इजेक्शन होता है, मतलब बहुत तेज़ी से सोलर फ्लेयर्स निकलती है। तो उसकी स्टडी के रिगार्ड में ये आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और सारी चीज़ें लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। चलते हैं आगे। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई, 1968, 1969 या 1962? तो आप उसमें से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। वर्तमान में इसरो के हेड कौन है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा प्लीज़। जब आप अपनी तरफ से थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाओगे तब थोड़ी चीज़ें और बेहतर होती हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आंसर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। हाँ देखो, अभी एक क्वेश्चन है, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना जो है भारत और सऊदी अरब के बीच में हुई है। कई बार ये डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि किसके किसके बीच में ऐसी जो भी है वो हुई है, ठीक है। ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि एक मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि हाल ही में 50 बिलियन जो
डॉलर की एक डील हुई है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर, इंडिया और किस देश के बीच में हुई है? तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर जगह पूछी गई है कि कहाँ पर उसको स्थापित करना है, तो वो स्थापित करना बेसिकली रत्नागिरी में, ठीक है। रत्नागिरी में उसको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन तो सीधे बन सकते हैं कि रत्नागिरी जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, ठीक है, उसका अभी हाल ही में MOU हुआ है इंडिया और किस देश के बीच में, तो आप बता दो कि भाई सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल देंगे कि जो रत्नागिरी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है वहाँ पर हाल ही में भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में कितने बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, MOU वगैरह हुआ है, तब आप बोलोगे 50 बिलियन हुआ है। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, एक तो ये अमाउंट पे बन सकता है, दूसरा कंट्री पे बन सकता है, और तीसरा कहाँ पर उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो गए, ठीक है। ये होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का ठीक ठाक तरीका, ठीक है। सऊदी अरेबिया की अगर बात करो तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है भाई, ये बता दो, इजी सा है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? क्या वो रियाद है? क्या रियाद एक पोर्ट सिटी है? तो रियाद एक पोर्ट सिटी नहीं है, ठीक है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, ठीक है। इसके एक फेमस पोर्ट जो है वो आपको याद रखना है, जाबेल अली, ठीक है। जाबेल अली इसका क्या है, एक फेमस पोर्ट सिटी है। दूसरी एक पोर्ट सिटी है जेद्दा, ठीक है, जेद्दा भी इसकी क्या है, पोर्ट सिटी है, जो आपको याद रखना है। 2 पोर्ट सिटी हैं। कई बार ना ऐसे नाम देके भी पूछ लेते हैं कि जेबल अली जो पोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। अगर पूछे जेद्दा इंटरनेशनल पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप बता दोगे सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल हमने देख ली, रियाद है, ठीक है। चलते हैं आगे। किस महारत्न कंपनी को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच महारत्न कंपनी, एक क्वेश्चन तो ये बता दो कितनी महारत्ना कंपनी है, कितनी महारत्ना और कितनी नवरत्ना कंपनी है, एक क्वेश्चन आपको ये बताना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि किसे हाल ही में ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दैट इज क्या वो REC लिमिटेड है, ठीक है, क्या वो ONGC है, क्या भेल है, क्या सेल है, या क्या OIL, ठीक है। बताओ इसमें से कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर REC लिमिटेड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। REC लिमिटेड को यहाँ पर दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार, ठीक है। REC लिमिटेड को शेयर इसका लगभग 450 के आसपास चल रहा है, लेना हो ले सकते हो, बढ़िया है, ठीक है। खैर मजाक कर रहा है भाई, अपनी मर्जी से जो करना है करना, ठीक है। REC लिमिटेड को यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर जो क्वेश्चन में एक है कि कितनी महारत्न और कितनी यहाँ पर नवरत्न कंपनी है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और हाल ही में किसे इस समय रिसेंटली चुना गया है, तो देखो महारत्ना अगर नवरत्न की बात करें तो 16 नवरत्न है, जिसमें सबसे लास्ट में अभी इरकॉन और राइट्स, इन दोनों कंपनीज को नवरत्न की लिस्ट में शामिल किया गया है। और महारत्न में सबसे लास्ट में शामिल होने वाली है OIL इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल महारत्न 13 है, टोटल नवरत्न 16 है, ठीक है। ये रिसेंट लिस्ट है जिसको आपको याद करना है, सारे नाम नहीं, बस एक बार देख लो, ठीक है। चलते हैं आगे। Who has been re-elected as president of the एल सल्वाडोर? एल सल्वाडोर कहाँ पर लोकेटेड है, बता सकते हो भाई? क्या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स, कहाँ पर है भाई, ठीक है। तो मैक्सिको के नीचे जब आओगे तो आपको बिग हैन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? बिग हैन। ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ भाई फटाफट, ये क्या है? ये एक्रोनिम एक छोटा सा बनाया गया है, BI फॉर बैलिज। बैलिज एक वहीं पर एक छोटा सा देश पड़ता है, ठीक है, बैलिज, ठीक है। उसके नीचे ग्वाटेमेला पड़ता है, उसके नीचे होंडुरस पड़ता है, उसके नीचे पड़ता है एल सल्वाडोर, जिसको आप यहाँ पर डिस्कस करो। तो एल सल्वाडोर आपका एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, आप लैटिन अमेरिकन इसको बोल सकते हो एल सल्वाडोर, ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, ठीक है। तो एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर। क्या है भाई? एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, ठीक है। और उसके नीचे पड़ता है आपका निकारागुआ, ठीक है। उसके नीचे आपका क्या पड़ता है? उसके नीचे आपका पड़ता है कोस्टा रिका, ठीक है। उसके नीचे आपका पड़ता है पनामा। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, कोस्टा रिका और लास्ट में आपका पड़ता है पनामा, ठीक है। ये 7 देश हैं, सॉरी 7 नहीं, कितने हुए, 1 2 3, हाँ 7 यहाँ पर देश हैं छोटे छोटे। सबसे ऊपर बैलिज है, फिर ग्वाटेमाला है, फिर होंडुरस है, फिर एल सल्वाडोर, निकारागुआ जिसकी कैपिटल मानागुआ है, ठीक है। कैपिटल भी याद रखना, आपके में पूछा जाता है भाई, ठीक है। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ, कोस्टा रिका की जो कैपिटल है दैट इज सैन जोस, ठीक है। सैन जोस किसकी कैपिटल है? तो सैन जोस इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका। पनामा की सबसे इजी है पनामा सिटी, ठीक है। बैलिज की क्या है? बैलिज की बेल्मोपून है। बैलिज की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए तो बेल्मोपून इसकी कैपिटल है, किसकी? बैलिज की।
ग्वाटेमाला की क्या है भाई, बताना जरा। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है, ठीक है। होंडुरस की क्या है, टैगुसिगाल्पा, ठीक है। होंडुरस की अगर कैपिटल पूछे तो टैगुसिगाल्पा, ठीक है। टैगुसिगाल्पा इज द कैपिटल ऑफ होंडुरस, ठीक है। ये आपका नाम याद रखना, बिग हैन, उसके नीचे कोस्टारिका और पनामा, ठीक है। पनामा जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से किससे सेपरेट होता है, तो पनामा कनाल, आपको ये सब पता है। अब आ जाते हैं एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया, मोहम्मद इब्राहिम, नाइब बुकेले, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये तो भाई कहीं और के हैं, ठीक है, इसको तो हटा ही दो। नायब सलमान हितैसी या फिर मोहम्मद अहमद, बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा, चलो ठीक है बताइए। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा नाइब बुकेले। नाइब बुकेले साहब को राष्ट्रपति चुना गया है एल सल्वाडोर के, वापस से इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। एल सल्वाडोर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहीं पर मतलब यहीं पर एक कंट्री है जिसको हम बहामास कहते हैं, ठीक है, बहामास, ठीक है। याद है जो सीबीडीसी होती है, ठीक है, डिजिटल करेंसी, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सबसे पहली विश्व की सबसे पहली सीबीडीसी लॉन्च करने वाला कंट्री कौन सा है, दैट वाज बहामास, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रखना है, बहामास इन्हीं के पास में पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय सिनेमा में 2021 के लिए 69th नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, बेस्ट एक्टर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, किसको चुना गया है। क्या वो महेश बाबू हैं, क्या वो अल्लू अर्जुन है, क्या प्रभास है, क्या रामचरण है, या फिर एनटीआर हैं, बताइए भाई कौन है इसमें, क्या क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, तो इसका सही आंसर है पुष्पा, ठीक है, राइजिंग। चलो, तो अल्लू अर्जुन जो है उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है 69th जो हमारा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होता है उसमें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2024 के लिए 2024 के लिए जो वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है, बाहरी अंकेक्षक के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो बताना है भाई किसको चुना गया, क्या राजीव महर्षि को चुना गया है, शशिकांत शर्मा को चुना गया, एको शुक्ला को चुना गया, विनोद राय को चुना गया, या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम आते ही आप सबको पता है, ये हमारे वर्तमान में कैग हैं, ठीक है। कैग का कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 148 में कैग का जिक्र किया गया है। कैग की टेन्योर कितनी होती, कितने साल के लिए रहते हैं, 6 साल के लिए कैग नौकरी चाकरी करते हैं, ठीक है। इन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है उसको कौन अपॉइंट करता है, दैट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उसे अपॉइंट करते हैं उसके चेयरमैन को। जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया आर्टिकल 280, उसके भी चेयरमैन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करेगा। अटॉर्नी जनरल हो गया, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। कैग हो गया, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। यूपीएससी के चेयरमैन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनके हेड को प्रेसिडेंट ही क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। 6 साल की इसकी टेन्योर होती है और इसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, दोबारा से इसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, एक ही बार बनाया जाएगा और उसके बाद ये दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल जो एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है वो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब ही हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो भाई चलो, क्या हो गया, चलो। हाल ही में किस भारतीय गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची के तीसरे संस्करण में शामिल किया गया, बताओ भाई। इजी सा क्वेश्चन है। धोरडो गुजरात में एक जगह एक गांव पड़ता है जिसको सब सर्वश्रेष्ठ आप बोलोगे गांव की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, बेस्ट टूरिज्म के लिए, ठीक है, UNWTO द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में 2023 में धोरडो गांव जो हमारा गुजरात में उसको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। What is the maximum insurance coverage limit provided by the DICGC for each deposit in a bank? एक बैंक में कोई अपना जो धन जमा करता है, ठीक है, उसको कितने रुपए तक के धन को अगर बैंक में कोई भी दिक्कत होती है, जैसे पीएमसी अभी घोटाला हुआ था, आपको पता है ना, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो बैंक थी, ऐसे ही कुछ नाम था उसका, 2021 में आई गेस, तो वहाँ पर कुछ घोटाला हुआ था। उसके बाद ये सारी गाइडलाइंस वगैरह चेंज हो गई थी अचानक से ना। उससे पहले जो कवर था 2 लाख का था, उसके बाद उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 5 लाख का कर दिया गया 2021 से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 2021 से DICGC जो है उसने अपना ये सब बदल कर 5 लाख कर दिया है। अब बात कर लेते हैं DICGC के बारे में। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 के एक्ट के थ्रू। पहले 2 अलग अलग बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। जो डिपॉजिट हमारी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो अलग होती थी, और एक और बॉडी थी वो अलग होती थी। दोनों को 1978 में मर्ज करके हमारा क्या कंप्लीट बनाया गया, DICGC। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो 1978 में इसको मर्ज करके DICGC बनाया गया था। पहले ये 1 लाख, सॉरी 1 लाख या 2 लाख था, 1 लाख या 2 लाख का कुछ था, 2 लाख था आई थिंक, 2 लाख तक जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। लेकिन वर्तमान में आपका जो बैंक में 5 लाख तक का पैसा है वो कवरेज, मतलब उतना पैसा अगर बैंक में कोई भी दिक्कत होती तो भी आपको उतने पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा पैसे होने पर ऐसा नहीं कि वो मिलेगा नहीं, मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि RBI कैसे 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 करके वो आपको प्रोवाइड करवाएगी बैंक के थ्रू, ठीक है। मिलेगा, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कितना लेट मिलेंगे, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो 5 लाख तक का रुपया है ये आपको फटाफट 90 दिनों के अंदर, बेसिकली विद इन 90 डेज आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। 90 दिन फिर भी लगेंगे, ठीक है। अब DICGC किसके अंतर्गत काम करती है, कौन इसको सुपरवाइज करता है, तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो इसको क्या करता है, पूरी तरह से अपने अंडर में रखता है और काम काज करवाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अयोध्या हिस्टोरिक सिटी इन उत्तर प्रदेश सिचुएटेड नियर विच रिवर, कौन सी रिवर के पास है अयोध्या? भाई सबको पता है, सरयू नदी, हमारी प्यारी सी नदी सरयू नदी। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो मानसरोवर, आपको पता होगा, मानसरोवर जो लेक है वहाँ से, उसके पास से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है, सरयू नदी का, ठीक है। नर्मदा की अगर हम बात करें तो नर्मदा का कहाँ पर होता है, नर्मदा हमारी ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से, ठीक है। कहाँ से होती है, अमरकंटक से। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी कहाँ से होती है, वो होती है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। कहाँ से होती है, त्र्यंबकेश्वर से, है ना। त्र्यंबकेश्वर से हमारी गोदावरी निकलती है, नर्मदा हमारी अमरकंटक से, सरयू हमारी मानसरोवर लेक से, यमुना हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगा हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। ये आपको कुछ नाम वगैरह याद रखने चाहिए, है ना, सॉरी ग्लेशियर, ठीक है। चलो हो गया, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनंत माहेश्वरी जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैसकॉम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नैसकॉम के अध्यक्ष कौन, ये क्या है, प्रेसिडेंट पूछा है भाई, ये चेयरपर्सन नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट पूछा है, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी है, प्रेसिडेंट पूछा है। तो क्या वो संगीता गुप्ता हैं, क्या वो देवाजनी घोष हैं, क्या संजीव मल्होत्रा हैं, क्या जय कुमार एस पिल्लई हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन कौन है भाई, बता दो इसका आंसर। देवाजनी घोष जो है इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। देवाजनी जो घोष हैं वो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, नेस्कॉम के। चेयरमैन आपको याद रखना अनंत माहेश्वरी हैं, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। चलो अब IMF पर क्वेश्चन है कि IMF में कितने मेंबर है, बहुत ही मतलब ये हाल ही में अभी किसी एग्जाम में भी पूछा गया आई थिंक, ठीक है। कोई बैंक का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फिलहाल तो IMF में 190 देश हैं, 190 देश हैं, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1944 में ब्रेटन वुड्स का एक सम्मेलन होता है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें, ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रेटन वुड्स भी कहा जाता है, जिसमें IMF शामिल है और कौन शामिल है, वर्ल्ड बैंक शामिल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, और जो हमारा ये है आपका IMF, इन दोनों को ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स भी बोला जाता है, ठीक है, ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रेटन वुड्स, ठीक है। 1919 में इसको क्या किया गया था, 1944 में इसको बनाया गया था। वर्तमान में इसमें 190 देश हैं, ठीक है। IMF क्या काम करता है, तो आपको पता है कि कोई भी देश में अगर उसके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह का कुछ आता है, इकोनॉमी में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो वहाँ पर IMF उसको मदद करता है, पर वो मदद कंडीशनल होती है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे दे देगा और बिना किसी शर्त के। तो IMF अच्छी खासी शर्त रखता है। हमारे देश में भी 1991 का जो लिबरलाइजेशन हुआ था, वहाँ पर LPG जो रिफॉर्म्स हुए थे, वहाँ पर भी IMF ने अच्छी खासी शर्त रखी थी कि अपनी इकोनॉमी ओपन करो वगैरह वगैरह, उसके बाद पैसा मिलता है, ऐसे ही पैसे नहीं देती है IMF, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। फिलहाल तो हाँ, IMF के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ एक रिपोर्ट्स निकालती है, ठीक है। जैसे एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गया, ठीक है, साल में 2 बार निकालती है। उसी तरह ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट निकालती है, एक GFSR और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, 2 रिपोर्ट निकालती है साल में 2 बार। कौन निकालती है, IMF निकालती है। उसी तरह इंडिया में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली जाती है, कौन निकालता है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमारी निकालती है IMF, जबकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया उसे कौन निकालता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलते हैं आगे, ठीक है। Which payment bank encountered limitation from the Reserve Bank of India due to violation of regulatory standards and failure to the comply? बताओ भाई, हाल ही में किस भुगतान बैंक को जो है अच्छे से RBI ने क्या किया है, पेनलाइज किया है, बताओ भाई कौन है वो। तो सबको पता है अभी किसके शेयर्स वगैरह बहुत तेज़ी से गिरे थे, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही है वो, ठीक है, जिसको एकदम झटका मारा गया बहुत तेज़ी से अभी, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको ध्यान में रखना नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब नंबर नहीं पता। फॉलोइंग द एडिशन ऑफ द 5 न्यू साइट्स इन 2024, हाउ मैनी रामसर साइट्स डज इंडिया
नाउ हैव, इंडिया में इस समय कितनी रामसर साइट हैं? 76, 78, 79, 80, 82। ठीक है, तो फिलहाल भारत में इस समय 80, ठीक है, 80 जो है रामसर साइट है। और रामसर के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया कि रामसर जो साइट्स हैं, रामसर कन्वेंशन के थ्रू जो 1971 में ईरान में हुआ था, उसके थ्रू जो रामसर साइट्स हैं उनका चयन किया जाता है। भारत में इस समय 80 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, भारत जो रामसर कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया था? तो 1982 में अडॉप्ट किया था। ये बात भी आपको साइड बाई साइड पता रहनी चाहिए। ठीक है, 1 फरवरी 1982 में किया था। ठीक है, 1 फैब में। चलो, भारत के किस राज्य ने हाल ही में दुर्लभ सुनहरे बाघ को देखा? तो ये जो बाघ है, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, ये जो गोल्डन टाइगर है, इसको देखा गया था काजीरंगा में। चलो, अब काजीरंगा कहाँ पर है ये अगर आप बता दोगे तो आप सीधे सीधे काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ठीक है, ये भी बता दो आप। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुछ एक नेशनल पार्क भी याद कर लो भाई, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, काजीरंगा हो गया, बनेरघट्टा हो गया, ये सब पूछे गए हैं, डिब्रूगढ़ हो गया। चलो, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? हमारा आसाम में है ना जी, आसाम में है। तो आसाम में फ़िलहाल ये जो गोल्डन टाइगर है उसको हाल ही में देखा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, आसाम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, ठीक है, वहाँ पर एक आइलैंड भी है, दैट इज़ माजुली आइलैंड। तो इस पे बहुत बार पता नहीं क्वेश्चन आ चुका है कि जो माजुली आइलैंड है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप बोलोगे भैया वो लोकेटेड है आसाम के ब्रह्मपुत्र रिवर में। जो आसाम में जब ब्रह्मपुत्र रिवर प्रवेश करती है वहाँ पर एक माजुली आइलैंड पड़ता है। ठीक है, चलो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो कौन जारी करता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, 1995 से जारी कर रही है कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो जारी कर रही है। कब से? आपकी 1995 से। ठीक है, और उसमें हाल ही में इंडिया को क्या रैंक दी गई थी, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 93rd रैंक मिली है। पहले हमारी लगभग 86 या 85 थी, अब घटकर 93 हो गई है। थोड़ी सी स्थिति में गिरावट है, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे नए एक्टर्स यानी बहुत सारी नई कंट्रीज़ को इस बार शामिल भी किया गया था, इस वजह से हम पीछे गए हैं। ठीक है, चलो, ट्राई में हु हैज़ डेजिग्नेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ट्राई। ठीक है, जो हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका किसको अभी क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया। तो सबसे पहले जो ट्राई है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? क्या ये रेगुलेटरी बॉडी है? क्या ये पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या इसका पीछे कोई भी कानून नहीं है? तो 1997 में, ठीक है, 1997 में एक एक्ट लाया गया था, ट्राई रेगुलेशन मतलब एक्ट 1997 का, जिसके थ्रू हमारे ट्राई को इस्टेब्लिश किया गया था। अभी बात करते हैं कि इस समय इसके कौन हेड बनाए गए। तो क्या वो वीडी वघेला है? क्या अनिल शर्मा है? क्या अनिल कुमार लाहौती हैं? तो यही आंसर है, अनिल कुमार लाहौती जी को इस बार क्या बनाया गया है? ट्राई का चेयरमैन बनाया गया है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, Which country's sovereign wealth fund has become the first sovereign worth fund to invest in India? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से करेंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें आंसर करने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं बता नहीं रहा। ठीक है, देश के पहले डिजिटल नेशनल म्यूजियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? बताओ भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम हैज़ बीन लेड? कहाँ पर रखा गया? क्या वो हैदराबाद है? क्या वो सूरत है? क्या वो अहमदाबाद है? क्या बड़ोदरा है? क्या पुणे है? तो भैया ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, हैदराबाद सिटी को इस्टेब्लिश कर किया था, वो सब अभी मैंने बता दिया, 1591 में किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के थ्रू। ठीक है, बट क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि जो हैदराबाद डायनेस्टी थी, बेसिकली हैदराबाद जो इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, हैदराबाद जो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह किसने इसको इस्टेब्लिश किया गया था? किसने किया था? तो 1722 में एक निज़ाम उल मुल्क थे, जो कि पहले मुग़ल जो शासक थे उनके यहाँ क्या थे? वज़ीर के पोस्ट पे थे। ठीक है, फ़ारूक सियर के टाइमिंग पे, फ़ारूक सियर एक लेटर मुग़ल थे, वहाँ पर वो वज़ीर के पोस्ट पे थे। लेकिन जब देखा कि भाई इनका राजकाज चल नहीं रहा है तो वो चले गए हैदराबाद। ठीक है, साउथ में चले गए, और साउथ में हैदराबाद का जो क्लैन है उसको उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। क्या नाम था उनका? निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो गया। ठीक है, तो फिलहाल तो इतने ही प्रश्न थे इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, बीच में शायद वो मिस हो गई है। चलो कोई बात नहीं, इसको एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड।
चलो कोई बात नहीं। एक आपका इस समय क्या है कि विदिका मैम का एक सेशन होने वाला है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो बैंकिंग है उसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे आंसर किए जाएंगे। तो एक फ्री वर्कशॉप हमारी मतलब एग्जामी की तरफ से आयोजित की जा रही है। बहुत जल्दी आपको उसका मतलब आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वगैरह बिल्कुल सब पड़ी होगी, आप फ्री में उसको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और जो बैंकिंग एस्पिरेंट है जो अभी नए नए मतलब अभी जानना चाह रहे हैं, अपनी बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सबको वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, आप उसको देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अपना जो है आप मतलब उस जो वर्कशॉप है उससे फ़ायदा उठाइए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तो उसको हम आगे फर्दर सुधारने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू ऑल।